गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 10वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी लोक भारती। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 9 जब तक जिंदा रहूँ लिखता रहूँ ये लेसन की पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, लेसन जब तक जिंदा रहूँ लिखता रहूँ, इसे लिखा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने। इनका परिचय है, जन्म 1941, देवरिया उत्तर प्रदेश। इनका परिचय है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक है। वो संपादक भी थे। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। फिर भी कुछ रह जाएगा कविता संग्रह। इनका कविता संग्रह फिर भी कुछ रह जाएगा। अज्ञेय पत्रावली निबंध, यह निबंध है। अंतहीन आकाश यात्रा, यह यात्रा है अंतहीन आकाश यात्रा। अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय वन यात्रा संस्मरण। अस्थि और भौती आत्मकथा, इनकी आत्मकथा है अस्थि और भौती। बातचीत, साक्षात्कार संग्रह आदि। देखते आगे क्या है, गद्य संबंधी यानी लेसन की संबंधी। देखो, प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नगर जी से तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एक लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। तो देखते हैं बच्चों, लेसन शुरू करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी यानी कि तिवारी जी के अमृतलाल नगर नागर जी से बातचीत। दोनों में बातचीत है, तिवारी जी और नागर जी। देखो, तिवारी जी क्या कहते हैं, नागर जी मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। तिवारी जी क्या बोलते हैं, नागर जी मैं आपको आपके लेखन के आरंभ के काल यानी कि पहले काल ले चलना चाहता हूँ, जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था, किन लोगों से प्रेरित होकर अपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने। देखो, तिवारी जी क्या बोलते हैं, नागर जी से बोलते हैं मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल यानी पहले काल की ओर लेना और ले चलना चाहता हूँ, जिस समय आपने लिखना शुरू किया था। साहित्य माहौल क्या था, तब क्या माहौल था, किन लोगों को प्रेरित होकर तुमने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने। आदर्श कौन से थे आपके सामने, वो तिवारी जी पूछते हैं नागर जी से। देखो, नागर जी इस पर क्या बोलते हैं, देखते हैं। नागर जी, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। नागर जी क्या बोलते थे, बोले लिखने से पहले मैंने तो पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। आरंभ में यानी शुरुआत में मैं कविता पढ़ता था। स्नेही जी, देखो, स्नेही जी अयोध्या उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। देखो, स्नेही जी की अयोध्या उपाध्याय की कविता मैंने ज़्यादा पढ़ी, वो ऐसा बोलते हैं नागर जी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। देखो, छापे का अक्षर पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मांगते थे मेरे पितामह यानी पिता के पिता यानी दादाजी। पितामह, मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। देखो, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य तब टाइम था सामने। कौशिक का था। आरंभ में बकीम के उपन्यास पढ़े। शुरू में मैंने बकीम के भी उपन्यास पढ़े। शरत चंद्र को बाद में प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह। देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। देखो, 1930 के आसपास यह सब मैंने पढ़ा है। उपन्यासों में बकीम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। देखो, बकीम के उपन्यास 1930 साल में मैंने पढ़े हैं। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम यानी
थीम यानी विषय। देखो, एक राजस्थानी विषय पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। तब टाइम क्या पढ़ा था? एक राजस्थानी उपन्यास भी मैंने पढ़ा था। देखो, ये सब नागर जी ने कहा। बाद में तिवारी जी क्या बोलते हैं? तिवारी बोलते हैं, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? तिवारी जी क्या बोलते हैं? यह लेखक आपके लेखन के लिए आदर्श रहे? नागर जी, नहीं नहीं, कोई आदर्श नहीं। वो क्या बोलते? नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का, केवल पढ़ने का मुझे आनंद था। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय। देखो, पहली कविता कौन सी फूटी? साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय। बहिष्कार यानी त्याग करना, बहिष्कार के समय। देखो, 1928 1929 में लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज यानी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस का लाठी से प्रहार करना। देखो, लाठीचार्ज हुआ था। इस समय, इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी। कब लो कहो लाठी खाए, इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। देखो, इस पर तिवारी जी क्या बोलते हैं? इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? तिवारी जी बोलते हैं, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? नागर जी बोलते हैं, नहीं गया। क्या बोलते हैं? इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? नागर जी, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। नागर जी क्या बोलते हैं? नहीं, मैंने राजनीति की ओर नहीं गया, पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी। देखो, 29 के बाद मेरी रुचि बढ़ी, पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में। अपशकुन यानी अनिष्ट सूचक। शकुन, अपशकुन म्हणजे अनिष्ट सूचक। अपशकुन तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे। उन दिनों चंडी प्रसाद हृदयेश थे, जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। लेखन शैली यानी रीति, तरीका। देखो, वो क्या बोलते, लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में। अपशकुन, देखो, पहली कहानी का नाम अपशकुन। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे। उन दिनों चंडी प्रसाद हृदयेश थे, जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो ऐसा बोलते। बाद में तिवारी जी क्या बोलते हैं? देखो, तिवारी, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? व्यक्तित्व यानी व्यक्ति की विशेषता, गुण। देखो, तिवारी क्या बोलते? क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? बाद में नागर जी बोलते, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। नागर जी बोलते, हाँ, पड़ा ना। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। देखो, आंदोलन यानी कि किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न, किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न। देखो, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से रोका। देखो, वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। उसने पिताजी ने रोका, वही अच्छा हुआ, ऐसा वो बोलते हैं। तिवारी जी क्या कहते हैं? आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? करुणा यानी दया। तिवारी जी बोलते हैं, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो दया है वह किससे प्रभावित है? देखो, नागर जी बोलते हैं, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। वो बोलते हैं, समाज से ही वो उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे, मेरे परिवार में भी संस्कार थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था। अद्भुत यानी विचित्र, अनोखा गुण था। मेरे परिवार में भी, मेरे पिताजी में भी एक अद्भुत गुण था, विचित्र एक गुण था, ऐसा वो नागर जी बोलते। वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। किसी का भी दुख दर्द हो तो वो तुरंत पहुंच जाते थे उधर। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। देखो, तिवारी जी इस पर क्या बोलते? तिवारी जी, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे। तिवारी बोलते, उस समय, तब टाइम क्या हुआ था? क्रांतिकारी यानी व्यवस्था में भारी उलटफेर कर देने वाला। तिवारी जी क्या बोलते हैं? उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? देखो, वो बोलते, क्या उन पर आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी बोलते, उसी से तो पिताजी ने डांटा।
और रोका। वो क्या बोलते हैं नागर जी, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था, काकोरी बम कांड हो चुका था तब तय। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। 1921 साल से आंदोलन में तेजी आई थी, तेज हो गए थे। तिवारी, इस पर तिवारी बोलते हैं, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? तिवारी जी बोलते हैं, क्या सामाजिक आंदोलन होते रहते थे जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी बोलते, आरंभिक असर है थोड़ा ज़रूर। देखो, आरंभिक यानी प्रारंभ में, शुरू में असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। नागर जी क्या बोलते हैं, मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका मेरे पिताजी ने। देखो, जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। देखो, जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 साल में मेरी हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्राय होती रहती थी। देखो, उनसे खूब बातें होती थी हर तरह की। तब तिवारी बोलते, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? नागर जी, पहला उपन्यास लिखा 1944 में महाकाल। देखो, 1944 में नागर जी ने महाकाल उपन्यास लिखा है जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। देखो, वो क्या बोलते हैं, बंगाल से लौटकर मैंने ये उपन्यास लिखा था जिसका नाम था महाकाल। तिवारी जी बोलते हैं, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? क्या यही, देखो, क्या तिवारी जी क्या बोलते, यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? नागर जी, हाँ। तिवारी जी, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखक के संपर्क में प्रभाव में रहे? देखो, क्या बोलते, आप इसके अपने समय और कौन कौन से लेखक के संपर्क के प्रभाव में रहे थे? देखो, नागर जी इसके बाद क्या बोलते हैं नागर जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन से नाम दिए? देखो, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के याद नाम आते हैं। देखो, माधव शुक्ला हमारे यहाँ आते थे। वे अजानुभव थे, ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखे रहते थे। देखो, 1931 से 1937 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरत चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। क्या नागर जी क्या बोलते, 1931 से 1937 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर, प्रतिवर्ष यानी हर बरस वो कोलकाता जाकर शरत चंद्र से मिलते रहे, उनके गांव भी गए थे। इस पर तिवारी जी क्या बोलते हैं, पुराने साहित्यकारों में आप किसको आदर्श मानते हैं? तिवारी जी बोलते हैं, पुराने साहित्यकारों में आप किसको आदर्श मानते हैं? तब नागर जी बोलते, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर, देखो, सुनते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। देखो बच्चों, नागर जी क्या बोलते हैं, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। बाबा शाम को नित्य प्रति यानी हर रोज रामचरितमानस मुझसे पढ़वा कर सुनते थे। देखो, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे, श्लोक बोलने को कहते थे, श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। इस पर तिवारी जी क्या बोलते हैं, नागर जी अपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तिवारी क्या बोलते हैं, नागर जी अपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। क्या इन पर आपका विश्वास है? वो क्या बोलते हैं,
क्या इन पर आपका विश्वास है? तब नागर जी बोलते हैं, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। नागर जी बोलते हैं, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे, उनकी भविष्यवाणियाँ कभी कभी बहुत सच होती है। वो क्या बोलते हैं? भविष्यवाणी कभी कभी बहुत सच होती है। सूर्य पंचशती के अवसर पर काफ़ी विवाद चला था कि सूर्य जन्मांध थे या नहीं। जन्मांध यानी जन्म से अंधा। देखो, सूर्य पंचशती के अवसर पर काफ़ी विवाद चला था कि सूर्य जन्मांध थे यानी अंधे थे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन है, आँख या मन? और आँख माध्यम है, देखने वाला मन है। माध्यम यानी जरिया, देखने का जरिया। इस पर तिवारी जी बोलते, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? सार्थकता यानी उपयोगिता, परख यानी जांच। देखो, खास आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? बाद में नागर जी बोलते, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं। नागर जी क्या बोलते हैं? मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। प्रतिक्रिया यानी किसी कार्य का परिणाम स्वरूप उसके विरुद्ध होने वाली क्रिया को प्रतिक्रिया का पता चलता है। देखो, तिवारी जी बोलते हैं, नागर जी आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है। तिवारी क्या बोलते हैं? आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है बहुत जी। हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का। देखो, नागर जी कहते हैं पूरे अखंड भारतवर्ष का यानी संपूर्ण भारतवर्ष का मैंने भ्रमण किया। पेशावर से कन्याकुमारी तक। देखो, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक इन यात्रियों का यह लाभ हुआ कि मैंने कैरेक्टर यानी चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। मनोविज्ञान यानी मन की चित्त वृत्तियों का विवेचन करने वाला विज्ञान, यह मनोविज्ञान उसी को कहते हैं। मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। इस पर तिवारी बोलते हैं, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? तिवारी जी क्या बोलते हैं? अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? नागर जी बोलते हैं, अब अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी, अगर मन दिल से पूछो तो एक ही आदमी है, उसे बहुत प्यार करता हूँ। वो बोलते हैं, उसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ। वो है रामविलास शर्मा। उसी का नाम क्या है? रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती, अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है उसकी कहानियों में। टॉलस्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। तिवारी जी, अपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है। संकलन यानी संग्रह। अपने तो पत्रों का भी बहुत संकलन किया है यानी तुमने पत्रों का भी, लेटर का भी वो बहुत बड़ा संग्रह किया है, ऐसा वो बोलते हैं। नागर जी इस पर क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है। पत्रों का, लेटर का संग्रह भी बहुत काफ़ी है, बहुत बड़ा है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित यानी विधि पूर्वक, अच्छी तरह से नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। देखो, वो क्या बोलते हैं नागर जी, मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज को भी इकट्ठे किए हैं। इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है, इसके लिए मुझे फिरना बहुत पड़ा है, घूमना बहुत पड़ा है। बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। बड़े लोगों को, बूढ़े यानी वयस्क लोगों से भी सुनकर बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। देखो, तिवारी जी अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। तिवारी जी क्या बोलते हैं? अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। फील्ड वर्क यानी क्षेत्र कार्य। मैंने क्या किया है? अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क। बोलते हैं, हाँ, बहुत करना पड़ा। अपने
है। नागर जी इस पर क्या बोलते हैं, हाँ बहुत करना पड़ा है, नाचो बहुत गोपाल के लिए, सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। देखो नागर जी, हाँ बहुत करना पड़ा है, मुझे बहुत करना पड़ा, नाचो बहुत गोपाल के लिए, सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा। सफाई कर्मी ने सफाई करने वाले करने वाले कामगारों के बस्तियों में मुझे जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा, उनके रीति रिवाज, चाली रीति, काम की पद्धति वगैरह जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए उधर जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा, मुझे वह सीखना पड़ा। तिवारी जी, नागर जी क्या आप तिवारी जी क्या बोलते हैं, नागर जी क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं। तिवारी जी क्या बोलते हैं, नागर जी से मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं। उस पर नागर जी बोलते हैं, हाँ प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। नागर जी क्या बोलते हैं, हाँ प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा, मन की गति आगे तक है, मन की गति आगे तक है। गति यानी चाल, रफ्तार। देखो क्या बोलते हैं, मन की गति आगे तक है, रफ्तार आगे है, बहुत है, प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। खींचना यानी विस्तार करना पड़ता है, प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है, निर्मल यानी शुद्ध, स्वच्छ। देखो मन एक ऐसा जल है, निर्मल जल है, स्वच्छ मन है, पानी है, ऐसे वो बोलते मन एक ऐसा निर्मल जल है, स्वच्छ जल है, जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं, मन प्राण से ही सदता है। देखो इस पर तिवारी जी बोलते हैं, सुर में अपने मन को ही पकड़ा है। तिवारी जी क्या बोलते हैं, सुर में अपने मन को ही पकड़ा है। नागर जी बाद में बोलते हैं, हाँ सुर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशा में देख लेता हूँ, जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। देखो इस पर तिवारी बोलते हैं, नागर जी हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया। तिवारी जी क्या बोलते हैं, नागर जी हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, हमने बहुत तुम्हारा टाइम लिया है, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया, हमने तुम्हारी उम्र और स्वास्थ्य तबीयत की भी हमने देखा नहीं, तुम्हारा बहुत हमने टाइम लिया। तब नागर जी बोलते हैं, स्वास्थ्य ठीक है, मेरी तबीयत अच्छे है। वो बोलते हैं, पत्नी की मृत्यु के बाद यानी कि पत्नी मरने के बाद एक टूटन आ गई थी, पत्नी मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, यानी कि मैं बहुत बड़ा डिस्टर्ब हुआ था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। मैंने क्या सोचा, मैंने विचार किया, लिखने के सिवा और कोई चारा नहीं है। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहो लिखता रहो। वो क्या बोलते हैं, तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहो लिखता रहो। कैसा है, तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहो लिखता रहो। देखो ये लेसन है जो तिवारी और नागर जी के बीच में एक इंटरव्यू था, जिसमें तिवारी जी प्रश्न पूछ रहे थे और नागर जी उत्तर दे रहे थे, बराबर ना। लास्ट में क्या है, एक नाव के यात्री से यानी ये बुक है जिसमें से एक पार्ट है, एक नाव के यात्री से पार्ट निकाल के दिया है। तो बच्चों इसी तरह मैंने आपको जब तक जिंदा रहो लिखता रहो ये लेसन एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।